बेसिक्स बताया था। कल आपको मैंने तीनों जो ये चीजें हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इनके बारे में बेसिक बताया था। तो सर्कल का जो बेसिक बताया था उसमें मैंने आपको सेगमेंट बताया था, सेक्टर बताया था, सेगमेंट का एरिया किस तरह से निकालते हैं वो बताया था, सेक्टर के एरिया इजी होता है, आपको एंगल देखना होता है आउट ऑफ 360 कितना है, तो सर्कल का एरिया निकालना आपको आता है। इसके बाद इसका जब बेसिक आपको पता है तो फिर आ जाती है बात कि किस तरह से एक सर्कल के अंदर में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, किस तरह से चीजें हो सकती हैं, वो आपको देखना है। तो देखो ये एक थ्योरम है जो कि कल मैंने यूज करी थी। अगर आपके दो कुछ इस तरह से सर्कल्स हों जिनकी रेडियस क्या है, एक की रेडियस a है और एक की रेडियस b है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, तो अच्छे से आप इनको समझना। अगर आपको इस तरह से दिया हो और एक दूसरा ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, b है, थोड़ा सा फिगर मिट गया है, तो यहां से समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैंने एक ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने के लिए बताया था, कौन सा, इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है, जो कॉमन टेंजेंट होती है उसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है, 2√AB के बराबर। ठीक है, तो ये अगर आपको यहाँ पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट की अगर आपको लेंथ पूछता है तो ये किसके बराबर होती है, 2√AB के। तो अगर हाफ लेंथ आपसे अगर पूछी जाएगी तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये √AB के बराबर होती है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। चलो, तो ये √AB के बराबर आ जाएगी। अभी जैसे जैसे क्लास अच्छे से जाएगी वैसे वैसे एनर्जी वापस आ जाएगी, तो चिंता नहीं करना, चल जाएगी क्लास अच्छे से। तो ये 2√AB हो जाएगा, टोटल लेंथ, हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, √AB के बराबर। ये a है और ये b हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, इसके लिए कई फॉर्मूलाज रहेंगे, इनमें से ये वाला जो फॉर्मूला जब रेडियस वैरी करती है, अलग अलग रहती है, तो ये आपको आना चाहिए। और इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है, ये क्योंकि टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर पे रहती है, तो ये लेंथ a प्लस बी, ये b माइनस ए होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से b माइनस ए का होल स्क्वायर जब आप घटा देते हो तो ये DCT की वैल्यू आ जाती है, जो कि 2√AB के बराबर होती है। अगर आप चाहो करना तो कर सकते हो, बट अब आप डायरेक्ट रिजल्ट्स पे याद रखना, क्योंकि इसका यूज बहुत सारा होता है। इसको b माइनस ए में से घटाओगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab तो ये 4 अंदर में आता है ab के, और ये बाहर आएगा तो 2√AB, ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यहां तक आपने, ये a है ये b है, तो ये आपका जो ये वाली लेंथ होगी टोटल, यहां पर क्योंकि ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होता है, तो आपने कहा इसी के पैरेलल अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाता है। ये क्योंकि मान लो b बड़ा है तो b में से इसको जब आप पैरेलली इस तरह से घटाओगे तो b माइनस ए ये बचता है। तो हम लोग इस छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम इस तरह से आप लगा रहे हो, और हाइपोटेनस को स्क्वायर में से, a प्लस बी के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो ये वाली वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट रहता है, अगर वो नहीं है तो वो आप देख लो। जो दूसरा इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जैसे 3 सर्कल्स हों, ठीक है, 3 सर्कल हों इस तरह से, यहां पर ध्यान रखना कि ये टच कर रहे हो एक दूसरे को, कट ना कर रहे हो, टच कर रहे हो। और इस तरह से अगर तीसरा सर्कल यहां पर रहता है और इसकी रेडियस अगर कुछ छोटी रेडियस मैं मान लूं, अगर इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस क्या है, b है, तो कई बार क्या होता है आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछ लेता है। ठीक है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, तो इसकी रेडियस मान लो पूछ ले कि अगर r है और r पूछा जाए तो ये याद रखना ये कितना होता है, 1/रूट में r, ये होता है 1/रूट में a प्लस 1/रूट में b के बराबर। ठीक है, ये भी आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ऐप पे आज काफी इशू आ रहे हैं, चल नहीं रही है क्लास, मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम है आज। चलो ठीक है, तो ये आपका कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद रखना। अब यहां से आपकी आज की क्लास एक तरह से इस जगह से स्टार्ट होगी, इस जगह से बड़े अच्छे से देखना समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब आप बिल्कुल भी और चीजों पे फोकस नहीं करना, कुछ भी ध्यान नहीं देना, और यहां से अब आप चीजों को समझना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे आपके पास 2 सर्कल्स हैं, सर्कल्स की खासियत क्या है, इसका जो सेंटर है वो इसकी पेरिफेरी पर है और इसका जो सेंटर है वो इसकी पेरिफेरी पर है। ठीक है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि दोनों की जो रेडियस है वो कैसी है, बराबर है। दोनों की रेडियस आप r मान लो, a मान लो, इस तरह से कुछ इनकी रेडियस आपको दी गई है, कितनी दी गई है, r या a के बराबर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला इनकी रेडियस अगर आर या ए के बराबर है, कुछ भी रेडियस हो सकती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो अगर इस तरह से कट करते हैं तो इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है इसका एरिया आपको बताना है, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अब ये भी क्या है, काइंड ऑफ एक लीफ फॉर्म हो रही है, एक लीफ की तरह ये एरिया है। कैसे निकालोगे, क्या करोगे, देखो आपने बोला कि यहां पर अगर ये आर है तो मुझे कल लीफ वाले में एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला था कि अगर ये जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट अगर मैं कुछ एक देखूं इस तरह से, तो अगर यहां पर इस पॉइंट को मैं देखूंगा तो ये पॉइंट से अगर मैं इसको इस तरह से मिलाता हूं तो ये भी इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो आपने बोला ये भी इसकी रेडियस है, इस पॉइंट से देखूंगा तो ये भी इसकी रेडियस, और दोनों की रेडियस क्वेश्चन में दिया गया बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल आपका फॉर्म हो जाएगा, तो आपने बोला ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं, सेम रेडियस के हैं, तो आपने बोला कि ये जो टोटल एरिया होगा अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कल आपने कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कल सीखा है और उसका आज आप थोड़ा सा यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, देखो आपने क्या किया, इस वाले को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से गया, ये कुछ इस तरह से आया, ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये देखो ये वाला एरिया अगर आपसे कोई पूछता सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, तो इतना एरिया आप कैसे बता सकते हो, आपने कहा ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है, एंगल 60 पर है, तो एंगल 60 का सेक्टर है ये। किसी तरह से अगर आपको ये वाली वैल्यू मिल जाए, किसी तरह से अगर ये वाली वैल्यू मिल जाए तो आप हाफ एरिया की वैल्यू निकाल दोगे, फुल का क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का। और ये वाला वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने कहा इस पूरे में से आपको एक जो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसको आपको बस हटाना होगा। इसी तरह से तो आप करोगे, तो आपने वह इस तरह से तो किया जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता है, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हो। आप क्या करो, ये वाला जो ट्राइंगल है आपने जिस तरह से ये लिया, इसी तरह से आप क्या करो यहां पर भी, ठीक है, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इसी तरह से ही आप इस वाले सेक्टर को भी, इसका एरिया भी ले लो। तो देखो जब इसका एरिया भी आप ले लोगे तो क्या होगा, यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट देखो कौन सा पार्ट, डबल हो गया। आपका जो डबल हो गया वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल है, जो इनसाइड ट्राइंगल होगा वो 2 बार काउंट हो जाएगा। आप क्या कह रहा हूं फिर से एक बार बड़े आराम से समझना। मैंने इस पॉइंट को लेते हुए क्या किया, ये वाला एक सेक्टर ले लिया, इस पॉइंट को लेते हुए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वहां पर ये वाला पार्ट आपका क्या हो रहा है, ये पार्ट आपका मिस हो रहा है। इसी तरह से जब आपने यहां से आपने लेकर के एक सेक्टर लिया तो उसमें ये वाला पार्ट मिस हो रहा है, तो मैंने इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो मैंने कहा ये सेक्टर होता कितना है, पाई ए स्क्वायर, और 60 डिग्री है तो बाई 360 करोगे तो बाई 6 आ जाएगा। अगर मैंने ये वाला सेक्टर और ये वाले सेक्टर दोनों को लिया तो एक चीज जो रिपीट हुई है वो क्या रिपीट हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल रिपीट हुआ है। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, अगर ट्राइंगल के एरिया को √3/4 ए स्क्वायर अगर ये इसमें से घटा दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कॉमन एरिया का हाफ वैल्यू मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ और नहीं करना है, ये बाई 6 2 बार है, इसको आप जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 3 के बराबर। इसमें से इसको आपने घटा दिया तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका डबल आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका डबल करना है। इसका डबल कर दोगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये समझ में आ गया आपको, ये बेसिक चीज है सर्कल के अंदर की, ये समझ में आया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है। मैंने क्या किया एक बार फिर से बता रहा हूं, आराम से देख लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आपने कुछ इस तरह से, ये सर्कल है, इस तरह से 2 सर्कल्स के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें ये इस तरह से पॉइंट है पहला, ये इस तरह से दूसरा। तो आपने एक बार जैसे ये वाला जब सेक्टर लोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट इस तरह से, ये पूरा पार्ट आएगा, आपने बोला, ठीक है। और इसी तरह से जब आप दूसरा वाला सेक्टर लोगे तो ये यहां से सेक्टर लोगे तो आपने कहा इस बार यहां से आएगा और ये पार्ट आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि जहां पर पार्ट कट हो रहा है, कॉमन पार्ट कट कहां पर हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जितना ट्राइंगल है उसी के बीच में कॉमन पार्ट कट हो रहा है।
तो आपने बोला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को जोड़ करके बीच का ट्राइंगल का पार्ट हटा दूं तो ये वैल्यू आएगी। ये एरिया निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं किस चीज का, जब दो सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम है आपस में इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि उनकी रेडियस आपस में क्या हो, इस तरह से एक दूसरे की पेरिफेरी पर आ जाए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, ये तीन को एक साथ इस तरह से जोड़ सकता है, ठीक है, तीन को आपको एक साथ को इस तरह से जोड़ देगा, जिसमें कि आप क्या बोलोगे कि यहां पर इसके ये सेंटर्स हैं, ठीक है, ये इसके सेंटर्स हैं। दो पहले ऐसे ट्राइंगल्स लिए गए जिनके सेंटर एक दूसरे को इस तरह से, एक का सेंटर दूसरे की पेरिफेरी पर, और फिर उन दोनों के पास होते हुए इस तरह से एक तीसरा सेंटर ले लिया गया। तो इस तरह से तीन सेंटर्स हैं और तीन ऐसे सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कैसी है, सेम है। अब आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाला पार्ट जो है इसका आपको एरिया बताना है। अगर किसी एक पार्ट का एरिया आपसे पूछा जाए, किसी एक पार्ट का एरिया, तो अगर आप किसी एक पार्ट का एरिया देखोगे तो किसी एक पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया। अब आपको यहां पर तीन ऐसे पार्ट्स दे दिए गए, तो तीन ऐसे पार्ट्स का एरिया कैसे निकालोगे, तो मैं किसी एक पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने कहा किसी एक पर फोकस करते हैं। तो ये पहला वाला जो है इसी पे फोकस करते हैं और मैं इसी पर ही इसको बनाता हूं। देखो आपने बोला ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला भी सर्कल का सेंटर है, ये भी आपका इस तरह से सेंटर है। अगर मैं यहां से सेक्टर ड्रॉ करूं, सेक्टर ड्रॉ करूंगा तो देखो सेक्टर कैसे जाएगा, तो आपने बोला ये इस तरह से सेक्टर इसका बन जाएगा, ये यहां से इस तरह से जाएगा, ठीक है, विजिबल है ना सभी को, ये जरूर बताना, ठीक है। आपने कहा जैसे सेक्टर मैंने ड्रॉ किया, तो सेक्टर में एक चीज हो रही है, क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक एक्सेस पार्ट जिसका कि हमें एरिया नहीं निकालना है वो भी हमारे सेक्टर के अंदर आ रहा है, जबकि एक एरिया जिसका हमें वैल्यू निकालना है वो हमारे सेक्टर से बाहर जा रहा है। और जब आप ध्यान से देखोगे तो काफी चीजें ऐसी रहेंगी आपकी ज्योमेट्री में, आपकी मेंसुरेशन में, जहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको लॉजिक्स नहीं ढूंढना है। अगर आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम टू सेम है, तो आप ये समझ जाना कि वो सेम टू सेम ही होंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बोला कि इस तरह से अगर आपका ये क्या है, एक ट्राइंगल है, और इस तरह से अगर शिफ्ट होता है तो ये पार्ट आपका क्या होगा, इसमें ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे सेक्टर के अंदर में आ रहा है, और ये पार्ट जिसका वैल्यू लग रहा है एरिया सेम होगा, ये हमारे पार्ट से क्या है, बाहर है। तो अगर आपको इस तरह का इसका एरिया पूछा जा रहा है तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो एरिया होगा इस पार्ट का वो आपके सेक्टर के एरिया के ही बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल बोला जा सकता है कि सेक्टर के एरिया के बराबर होगा। तो सेक्टर का एरिया बेसिकली आप लिख दोगे, और ये सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके रेडियस को r मानूं या a मान लूं तो पाई a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का सेक्टर होगा तो बाई 6 हो जाएगा। और आपने बोला ऐसे कितने, तीन सेक्टर्स आपको चाहिए, तो 3 से गुणा कर दोगे, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई a स्क्वायर बाई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इतना ही क्वेश्चन था, आसान सा। क्लियर हुआ, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला मैंने पॉइंट आपको क्या बोला कि आप दो ट्राइंगल्स को इस तरह से अगर ऐड करोगे तो उनके बीच में जो कॉमन एरिया हो जाता है, जब रेडियस सेम है तब कैसे निकालोगे, ये यहां से आपने सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने सीखा कि अगर तीन इसी तरह से एक साथ रख दिए जाए तब क्या करोगे, तब उनमें जो कॉमन एरिया है ये कैसे निकालोगे। यहां तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, मैं वापस से रिपीट कर सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, इस क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या, एक एक क्वेश्चन आप बताते जाना कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। शेडेड से नीचे वाले का यानी कि इस वाले पार्ट का बोल रहे हो, इस वाले पार्ट का आपको निकालने के लिए मैंने बताया है, इस हाफ का एरिया निकालना अभी आपको जस्ट समझाया। इससे पहले ये हाफ का एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। तो ये हाफ का एरिया अगर पूछता है तो ये हाफ का एरिया आप निकाल सकते हो, बिल्कुल तीनों सेम रेडियस के हैं, तीन के तीनों जो सर्कल्स हैं वो सेम रेडियस के हैं। देखने में थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा बट सेम रेडियस है, ठीक है। वो इस तरह का फिगर बनाने के लिए थोड़ा बहुत अगल बगल खिसकाना पड़ता है, बाकी सेम रेडियस है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा बनता है। इसमें आपसे क्या पूछता है, इसमें ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से पूछता है, देखो
ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन में बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका कुछ एक सेंटर्स हैं। इनिशियली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि रेडियस सभी की सेम है, आप कुछ ए रेडियस मान लो या आर रेडियस मान लो, जो भी मानना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला 3 इस तरह से सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कैसी है, सेम है, तो इनके बीच का ये जो कॉमन पार्ट है जो स्किप होता है, आपने देखा होगा अगर 3 सिक्के हों आपके पास, तीनों को एक साथ रख दो तो ये पार्ट, ये एरिया जो होता है, ये तीनों के बीच का ये जो एरिया होता है ये कॉमन बच जाता है। तो ये वाले पार्ट का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? बड़े आसान से, आपको ये पता है, ये मैक्सिमम बच्चों को आता है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये यहां पर अगर रेडियस सेम है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी रेडियस है तो ये भी आर और ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा ये कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो आपने कहा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आपने कहा कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इस ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, जहां पर रेडियस कितना है, 2r है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, और इसमें से आपको घटाना होगा, कितना घटाना होगा, ये इस तरह से, जैसे ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर है, तो इस तरह से ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, आपने कहा ऐसे 3 सेक्टर्स हैं, 60, 60 और 60 के, तो 180 के, तो ट्रायंगल माइनस 180 डिग्री यानी कि 360 बटे ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। ध्यान यहां पर ये देना है कि यहां पर जो रेडियस होता है उसका डबल आता है, जबकि यहां पर रेडियस आएगा, ठीक है। हाँ राहुल, आपको पिछली क्लास का पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है, अभी आपको दोनों, इस क्लास का और पिछली क्लास दोनों का पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मैं। तो आपने कहा ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसको सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को बस समझते चलो, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उनको बस समझते चलना है, ध्यान देना, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट दूसरी तरह से जब पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, उसमें आपको क्या करता है, देखो 2 ही तरह के आपके ट्रायंगल बनाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें रेडियस कैसी थी, सेम सेम थी, तो आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया था। इसी तरह से अब क्या होता है, रेडियस इस तरह से देगा क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और उसमें भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। देखो करने को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी कर सकते हो, लेकिन उस वाले केस में जो आपका टाइम होगा क्वेश्चन को करने का वो बहुत बढ़ जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो बहुत स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन होगा, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैक्सिमम केस में, कभी कभार अगर क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि बाकी क्वेश्चन इजी हैं, इस क्वेश्चन में वो टाइम चाहता है कि आप टाइम दो, तो जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो इनमें से कोई एक आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और बाकी दोनों कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, वो समझ लेना। क्वेश्चन को करते कैसे हैं कि जैसे मान लो इसकी उसने रेडियस दे दी b, ठीक है, तो इसकी भी रेडियस b होगी। इसकी रेडियस कितनी दे दे, अगर वो इसकी रेडियस a दे देता है तो इसकी रेडियस भी a हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला यहाँ पर कौन कौन सी साइड सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, तो ये भी b हो जाएगी और ये भी b हो जाएगी। तो आपने बोला इसके बाद यहां पर जो साइड आ जाएगी वो a आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आपने बोला ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड की लेंथ आ जाएगी a+b, इस वाली साइड की लेंथ भी कितनी आ जाएगी, a+b, और इस वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर है कि b जो होगा a से थोड़ा सा बड़ा होगा। इस तरह का आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल नहीं सकते हो, मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके हाफ नहीं करोगे। यहां पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आपका जो ट्राइंगल का एरिया पूछेगा तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। और परपेंडिकुलर के केस में आप क्या करते हो, जिस एंगल पे परपेंडिकुलर है उसके साइड वाली दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने कहा ये दोनों साइड्स कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो a+b और a+b है,
तो ये आपका हाफ में a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे देख लेना कि अगर ये 90 डिग्री होता था, ये a और ये b होता था, तो आप क्या करते थे, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो ये हाफ ए बी आ जाता था। तो आपने कहा इस तरह से ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसमें से जो घटाना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है वो अलग है, ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, तीनों के अलग अलग है। हालांकि इन दोनों की रेडियस तो क्या है, सेम है, इसकी भी b है, इसकी भी b है, तो आप इन दोनों को तो एक साथ ले सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसका 45 डिग्री का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इसका 45, इसका 45, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 मतलब कि 1/4, और ये आप कितना इसका एरिया घटाओगे, पाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये 1/4 पाई बी स्क्वायर आप घटाओगे, और इसके बाद इसका भी कितना घटाओगे, तो आपने कहा इसका भी 1/4 पाई ए स्क्वायर, ये इसका एरिया घटेगा, ठीक है। तो ये आपके जो सर्कल्स का एरिया है, ये वाला पार्ट, ये आप इस तरह से अलग करोगे, इन दोनों के पार्ट्स इस तरह से आप अलग करोगे, और ये आपको इस तरह से आंसर मिलेगा इस वाले जो बीच में पार्ट है उसके एरिया का। तो बीच वाले पार्ट का एरिया, अगर रेडियस सेम है तब तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर रेडियस अलग अलग दी गई है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी तीनों वैल्यूज अलग अलग हो गई तो पहले आपको एंगल निकालना पड़ जाएगा, a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, काफी कुछ आपको इस तरह से वर्किंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको इधर पूछेगा या फिर आपका जो पहले वाला ट्राइंगल मैंने बताया वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसी टाइप में, वो क्या बन सकता है, आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बोल दे कि ये आपका तीन इस तरह से इक्वल रेडियस के तीन आपके सर्कल हैं जो इस तरह से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और इनके बीच में जो जगह खाली है वहां पर भी एक मैक्सिमम साइज का सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया गया। ये वाला रिपीट कर दूं, देख लो। देखो यहां पर आपने क्या, मैंने क्या बताया आपको कि पहले तो बेसिक वाला आपको समझ में आ गया। यहां पर बेसिक वाले में हम लोगों ने क्या करना सीखा है, हम लोगों ने सीखा कि इसके बीच का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बीच का अगर एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो इसके बीच का एरिया होगा क्या, कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा एक तो ये काम कर सकते हैं कि पहले इस वाले पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, उसमें से ये जो आपके इस तरह से ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इस ट्राइंगल के जो सेक्टर्स हैं, इनका एरिया उसमें से घटा सकते हैं। ये आप इस तरह से घटा दोगे, ठीक है। तो ये आप जब इसमें से घटा दोगे तो बचा हुआ एरिया आपका निकल आएगा। तो यहां से ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर्स का एरिया घटाया जाता है। तो आपने कहा ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, तो मैंने कहा कि यहां पर क्वेश्चन जो बनेगा दो ही तरह से बन सकता है, आइदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर भी होगा। तो आपने बोला कि अगर यहां पर 90 डिग्री के बराबर होगा तब तो बड़ा ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आपने बोला हाफ जो ट्राइंगल 90 डिग्री पे जो साइड्स होती हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। तो आपने कहा यहां पर ये दोनों जो साइड्स हैं, ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, आपने कहा इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ a है। अगर मैं टोटल की लेंथ देखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, a प्लस b के बराबर। इसी तरह से यहां की भी लेंथ, आप जब टोटल की लेंथ यहां से देखोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, a प्लस बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया आ गया हाफ में a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और हाफ में ये आपका ट्राइंगल का एरिया है। इसमें से अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो सेक्टर्स हैं इनका एरिया घटाना है। तो यहां पर देखो दो जो आपके सेक्टर्स हैं, एक ये वाला जो b रेडियस का आपका ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की रेडियस कैसी सेम है। तो इसका जो सेक्टर आएगा वो कितना 45 डिग्री का आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो 45 और 45 जोड़ दोगे तो ये 90 डिग्री का एक सेक्टर की तरह मैं इसका एरिया लिख सकता हूं। तो आपने बोला ये 45 ये 45 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का मतलब कितना होता है 1/4, तो ये 1/4 पाई बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये 1/4 पाई बी स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ये आपने घटा दिया ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आप और घटाओगे तो ये कितना है, आपने कहा इसकी रेडियस कितनी है a के बराबर। तो ये 1/4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये अपने आप में 90 डिग्री है
तो 90/360 करोगे तो ये 1/4 पाई ए स्क्वायर, ये इतना एरिया आप जब घटा दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपने बोला इसका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई ए स्क्वायर, और ये आपका ओवरऑल का आंसर हो जाएगा कि जो इनसाइड आपका एरिया थोड़ा सा छूटा हुआ है या शेडेड पार्ट जो है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया आपने इस तरह से ये निकाल लिया। अभी समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, थोड़ा बहुत आप लोग इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताओ कि अगर इन सभी की जो रेडियस है, इन सभी की रेडियस अगर r है, इन सभी की रेडियस जो r है अगर, तो आपको बताना है कि क्या होगा, ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, बताओ भाई। अगर ये रेडियस मैंने r बोल दी है तो इस वाले का आपको बताना है कि जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा और जो बड़ा सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को कवर कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा। दोनों की मैंने आपको ये बोला है कि जो रेडियाई है, ये तीनों जो सर्कल्स हैं ये सेम है, रेडियाई तीनों की कैसी है? सेम है। तो इस केस में आपको बताना है कि इनका छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। कैसे निकालेंगे देखो, आपने कहा कि एक चीज जो मैंने आपको सिखाई थी कल की ही क्लास में, वो क्या सिखाई थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आप क्लास को देखना, थोड़ा सा जल्दी मैंने जरूर सिखाया था लेकिन सिखाई पूरी चीजें हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो आपकी इन रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो आप देखो हमेशा याद रखना, दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, एक इन रेडियस बताई थी और एक सर्कम रेडियस बताई थी। इन रेडियस जो होती है वो होती है a/2√3, जहां पर a क्या है? उसकी साइड, और जो सर्कम रेडियस होती है वो कितनी होती है? a/√3 के बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने कल आपको बताए थे। जो भी चीज आप सीख रहे हो मेंसुरेशन में, उन सबको एकदम पूरे टाइम वो माइंड में घूमते रहना चाहिए ताकि कुछ भी आपको दिखे आप उसको अप्लाई कर सको। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर अगर मैं इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो यहां पर ये आप क्या बोल सकते हो कि ये भी आपका कैसा ट्रायंगल है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इस तरह से मीट करता है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो आपने ये वाला जो सर्कल एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया। अगर मैं पूछूं कि इसकी रेडियस क्या होगी तो ये क्या होगा? ये एक सर्कम सर्कल है, तो आपने बोला बिल्कुल ये सर्कम सर्कल है, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी ये कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा टोटल इसकी साइड कितनी है? 2r, तो ये वाला जो रेडियस होगा ये कितना होगा? 2r/√3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बस इतना आप मुझे बता दो। आपने बोला ये वाली साइड 2r/√3 हो जाएगा। अगर ये साइड 2r/√3 होगा तो देखो ये आपकी रेडियस कितनी है? r के बराबर है। ये रेडियस आपको r के बराबर दी गई है ना, तो आप ये बोलोगे कि ये टोटल इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2r/√3 है, और ये आपको अपने आप में पता है कि ये r के बराबर है। तो अब आप क्या बता सकते हो कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, स्मॉल सर्कल है, उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 2r/√3 माइनस का r कर सकते हैं क्या? इस तरह से आ जाएगा। तो आप बोलोगे 2r/√3, ये यहां तक की लेंथ माइनस r कर दूंगा इसकी रेडियस, तो ये आपका स्मॉलर सर्कल की रेडियस आ जाएगी अंदर वाले की। अब इसी तरह से अगर ये लेंथ आपको पता चल गई 2r/√3, तो क्या आप बोल सकते हो कि यहां से ही अगर मैं इसको बाहर वाली रेडियस में जोड़ दूं, बाहर वाली रेडियस में अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी, ये क्या बड़े वाले सर्कल की रेडियस नहीं आ जाएगी? बिल्कुल यही बड़े वाले सर्कल की भी रेडियस हो जाएगी। तो जो लार्जर सर्कल है, ठीक है, ये जो लार्जर सर्कल है उस वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? आपने बोला उसमें ये जो घटाया गया है 2r/√3 में से r, यहां पर बस इसको आपको जोड़ देना है, तो लार्ज वाले सर्कल के जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2r/√3 प्लस r। अब ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जहां जहां पे याद करना होगा वहां वहां पे मैं चीजें बताऊंगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में स्क्वायर के अंदर में एक दो जगह पर लीफ का एरिया याद रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4/7 a², ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा उसमें कहीं भी याद नहीं रखना है, a/16 और वो वाले फॉर्मूलाज भी आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, वो भी आप तुरंत के तुरंत निकाल सकते हो, 3a/8, a/6।
तो ये सारे फॉर्मूलाज आप नहीं याद रखो। लीफ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। यहां पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। इसमें जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लिक होने लग गया कि यहां पर ये जो अंदर वाला सर्कल है, इससे एक सर्कल ये वाला भी बना सकते हैं जिसका सेंटर यही रहेगा, तो आपने बोला अगर सेंटर यही रहेगा तो इसके आगे अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि कुछ भी नहीं बचा, 2r/√3 है। इसमें से अगर r घटा दो तो ये वाले सर्कल की रेडियस, और अगर r इसी में जोड़ दो तो ये वाले सर्कल की रेडियस आ जाती है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 4 इस तरह से आपने ये ले रखे हैं, सर्कल्स ले रखे हैं, तो इनके बीच का जो ये एरिया बचेगा, ये वाला जो एरिया बच रहा होगा, शेडेड एरिया इसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छे मंजीत, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये आप एक बार मेरे साथ साथ निकाल लो, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, तो वहां से भी एक बार बस आप रिवाइज कर लेना। और अब रिवीजन जो है वो कॉन्टिन्यूअस रखना, पर डे आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया अगर पूछा जाएगा तो ये एरिया बहुत ज्यादा आसान है और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपको आ रहा है तो फटाफट इसका आंसर कर दो। क्या होगा इसका आंसर? ये बहुत आसान है, अब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर पा रहे होंगे, फटाफट आंसर करो। क्या आंसर आ रहा है? ये बीच में जो आपका शेडेड रीजन है, इसका एरिया अगर पूछा जाए तो निकाल सकते हैं आप। आपने बोला अगर इसकी रेडियस r मान लें तो ये r है, तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया? एक स्क्वायर फॉर्म हो गया जिसकी साइड कितनी है? 2r के बराबर है, तो आपने बोला ये 2r हो गया। इसके स्क्वायर में से, क्योंकि ये इस 2r का स्क्वायर कर दिया यानी स्क्वायर का एरिया, इसमें से आपको क्या घटाना है? तो आपने बोला ये एंगल कितना होगा? 90 के बराबर, ये 90 है, तो 90 90 इस तरह से जब 4 बार जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। तो ये शेडेड रीजन कितना आ जाएगा? 4r² माइनस एक बार आपको सर्कल का एरिया घटा देना है, 4r² माइनस πr², ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा आंसर आएगा 4 माइनस πr² के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। निशान जल्दी जल्दी में थोड़ा सा तुमने आगे वाली चीज को पीछे लिख दिया है। πr² माइनस 4r² करोगे तो पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, 3.14। 4 की वैल्यू बड़ी है तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। 4 माइनस पाई कर लेना, बाकी आप चीज बिल्कुल सही समझ गए हो, सिर्फ लिखने के टाइम पर छोटा सा मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इस तरह से आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर में अगर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहां पर मैंने आपको कल एक चीज बताई थी जिसको आप लोग कभी भी मत भूलना, और बहुत आसानी से आप उसके बाद अगर वो चीज याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओगे। हमेशा याद रखना, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है जिससे कि आप किसी भी अननोन एरिया का, अननोन फिगर का आप लेंथ या एरिया निकाल सकते हो। तो आपको जिस भी चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसको आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करने का कोशिश करो। तो आपने कहा कि इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इस तरह से एक यहां पर ड्रॉ कर लूं, तो इसका रेडियस अगर मैं कुछ कैपिटल R मान लूं कि बड़े वाला सर्कल है, तो ये स्मॉल r हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपने बोला कि यहां से अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये, ठीक। तो आपने बोला कि अगर ये R है तो ये भी R होगा, ठीक है, और ये भी R होगा। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि ये आपका क्या एक राइट एंगल सॉरी ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो अगर ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो उसकी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? तो आपने कहा r√2 के बराबर होती है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? r प्लस स्मॉल r के बराबर। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r टाइम्स √2 माइनस 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई समस्या नहीं है, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। आपने क्या किया, बड़े आसानी से एक बस आपको राइट एंगल फॉर्म करना था, तो आपने कहा ये स्क्वायर बनना है, इसके तो चारों एंगल राइट एंगल रहते हैं, तो यहां से आप r स्मॉल r की वैल्यू जो ये इनर सर्कल है इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखने में कितना भी आपको डिफिकल्ट, इजी कैसा भी लग रहा है, आप एक बार अटेम्प्ट करोगे, हमेशा फाइनली आपको जितना चीजें समझ में आती जाएंगी उतनी ही चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये आपको देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया है, मेंस के पेपर में, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
इसको करने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रखने से पहले आपको फॉर्मूले की कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको समझना, ठीक है। देखो जैसे कि आपको यहां पर मैं इस तरह से समझा रहा हूं, यहां से समझना कि ये एक मिड पॉइंट है, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, एक सेमी सर्कल फॉर्म हो गया। तो आपने कहा सेमी सर्कल अगर फॉर्म हो रहा है तो इसकी ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आपने कहा ये इसकी रेडियस है आर। जनरली आपके जो सेमी सर्कल के अंदर में सेमी सर्कल्स होंगे वो इवन नंबर्स में होंगे, इवन नंबर्स में होंगे, यानी कि 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से होंगे। ऑड नंबर्स में नहीं होने का रीजन ये है कि ऑड नंबर के केस में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जब आप 3 रखोगे तो बीच में आएगा, बीच में से अगर आप एक सर्कल टच कराओगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा, देखते ही डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इवन नंबर्स के केस में क्वेश्चन बनता है। तो इवन नंबर के केस में क्वेश्चन कितना बन सकता है, आपसे 4 इस तरह से सर्कल यहां पर फिट कर सकता है और इनको टच करते हुए ये आपका एक सर्कल बना सकता है, या फिर यहां पर 6 फिट करके बनाया जा सकता है, या फिर और भी ज्यादा करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि जैसे यहां पर मान लो कि कितने, इस वाले पार्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसको आप बोलते हो कि रेडियस पे, ठीक है, रेडियस पे कितने सर्कल्स हैं। तो आपने कहा रेडियस पे सर्कल कितने हैं, रेडियस पे सर्कल अगर 2 हैं, ठीक है, और ये वाली लेंथ हमेशा आप r मानोगे, इस लेंथ को r मानोगे, यानी कि जो ये रेडियस होगी वो r होगी, ठीक है। तो आपने कहा अगर ये वैल्यू r है और रेडियस पे 2 सर्कल्स हैं, रेडियस पे कितने सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स ऑन रेडियाई, ठीक है। आपने बोला कि रेडियस पे अगर 2 सर्कल्स हैं तो इस वाले जो अंदर सर्कल है, अंदर जो सर्कल होगा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला इसकी रेडियस देखो कितनी हो जाएगी, ये टोटल r है तो ये r/2 और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/4 हो जाएगी। तो इनर जो रेडियस होगा, स्मॉल r लिख लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी, r/4 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म बनाना चाहूं तो यहां पर ये वैल्यू जो है इसको अगर मैं n मान लूं कि इस रेडियस पे कितने सर्कल्स हैं, मैंने माना कि ये सर्कल्स की वैल्यू अगर n गिवन है, तो अब आप यहां पर 2 का यूज करोगे तो कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो r/2n के बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं प्रूविंग कर रहा हूं, तो अगर इस पार्ट को आप बाद में स्किप भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियस पूछ रहा हूं, तो रेडियस आपको बताना है, ठीक है। आपने कहा यहां पर मैंने इस तरह से 6 सर्कल्स बनाए हैं, अगर 6 सर्कल्स बनाए हैं तो अब आपको एक की रेडियस अगर पूछी जाएगी तो एक की रेडियस बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, r/2n के बराबर, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, रेडियस पे कितने सर्कल हैं, तो आपने बोला रेडियस पे सर्कल्स हैं 3, ओवरऑल 6 हैं, तो यहां तो पूरे का आधा करके याद कर लो n की जो वैल्यू है, या फिर आप ऐसे याद रखो कि रेडियस पे जितने सर्कल्स हैं वो वैल्यू n की है। तो आपने बोला यहां पर कितने सर्कल्स हैं, आपने बोला 3 सर्कल्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो एक जो आपका सर्कल होगा उसकी रेडियस मैंने बोला ये हो जाएगी r/6, r/6 हो जाएगी। अब चाहो तो आप चेक कर लो, आपने कहा ये r/3 हो जाएगा, हर एक की डायमीटर r/3 होगी, तो हर एक की रेडियस कितनी हो जाएगी, r/6 के बराबर। तो यहां से आपने ये निकाल लिया कि ये जो छोटे वाले सेमी सर्कल्स होंगे उनकी ये जो रेडियस आएगी स्मॉल r, वो किसके बराबर होगी, r/2n के बराबर। तो यहां से आपका एक फॉर्म बन रहा है, एक जनरल फॉर्म बनेगा, वो क्या बन रहा है, आपने कहा कि ये जो लेंथ है ये आपकी इस छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस है, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, r/2n के बराबर, ये लिख सकता हूं इस तरह से। ये कितना होगा, आपने बोला ये तो हाफ है, तो अगर टोटल ये रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया है, ये r के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, आपने बोला कि ये r/2 हो जाएगा, इतना पार्ट ये r/2 हो जाएगा, तो इसके सेंटर से अगर मैं देखूं, ठीक है, इसके सेंटर से देखूंगा तो आपने बोला कि ये टोटल कितना होगा, ये टोटल जो होगा ये r के बराबर होगा, क्योंकि ये r है तो ये भी r होगा। लेकिन इस वाले सर्कल की क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए, तो इसकी रेडियस अगर मैं a मान लूं, ठीक है, अगर इसकी रेडियस a मान लूं तो इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा इतने पार्ट की ये जो वैल्यू होगी ये r-a के बराबर हो जाएगी। ये वाली जो लेंथ होगी ये r-a हो जाएगी। अब आपको देखो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें कि आपको यहां पर ये आपका हाइपोटेनस मिल रहा है, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला ये स्मॉल a है, ठीक है, इसकी रेडियस, और यहां पर इतने की रेडियस कितनी है, a/2
2n के बराबर। तो आपने बोला ये टोटल जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, a प्लस आर अपॉन में 2n के बराबर। ये हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये किसके बराबर होगा, आपने बोला इतने पार्ट की लेंथ कितनी है, r माइनस ए, तो ये r माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर जोड़ देंगे कितना, ये वाला बेस, तो ये है r बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको याद रखना है n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स नहीं है, उसका हाफ है। n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स बाई 2 के बराबर। तो यहां पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar के बराबर, प्लस में यहां पर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, और ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर बाई 2n का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, आपने बोला इसके साथ साथ यहां पर कितना आएगा, 2ar अपॉन में n आ जाएगा, आपने कहा 2ar बाई n आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा आर स्क्वायर, यहां पर ये जो वैल्यू होगी, अच्छा मैंने यहां पर r अपॉन में r बाई 2n होगा, यहां पर ये r बाई 2 नहीं, इसको r बाई 2n लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2n हो जाएगा, तो r स्क्वायर अपॉन में 4n स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहां पर r अपॉन 2n लिखना होगा इसको। तो यहां पर r अपॉन 2n का स्क्वायर से r अपॉन 2n का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल को हम लोग मान रहे हैं तो इसकी रेडियस जो होगी वो उसी पार्ट्स में ही ब्रेक होगी। r बाई 2 भी लिख सकते हैं, बट यहां पर हम लोगों को इसको यूज करना होगा। तो यहां पर r बाई 2 और ये r बाई 2 इस तरह से कट जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर और क्या कटेगा, आपने कहा a का स्क्वायर है, ये a के स्क्वायर से कट जाएगा। तो अब आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपने कहा आर स्क्वायर इस साइड रहेगा और 2ar उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ar प्लस में यहां पर कितना है, 2ar अपॉन में n है, ठीक है। यहां से देखो एक r कॉमन है, तो एक r कॉमन लेकर के कट हो जाएगा, ठीक है। 2a जो है वो कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये कितना बचेगा, 2a कॉमन लेने पर ये बच जाएगा, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 2a कॉमन लेने पर ये 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, तो यहां पर ये वैल्यू n प्लस 1 अपॉन में n आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और ये वैल्यू r के बराबर है, तो आपको r की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, वो तो क्वेश्चन में गिवन हो, आपको इस a की वैल्यू निकालनी है। तो जो a की वैल्यू आती है, अब वो फॉर्मूला आप लोग, ज्यादातर बच्चे तो आप लोग को याद रखता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, वो लोग इसको याद रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, nr अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स n प्लस 2, ठीक है, 2n प्लस 2, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2ar नहीं आएगा, यहाँ पर ar आएगा, तो ये आपका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। असल में ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद रहता है, तो मैं तो इसको डिराइव कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में इसको डिराइव करना एकदम पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म चेंज होगा, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा a बाहर आ जाएगा और अंदर में कितना बचेगा, ये बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन में n के बराबर। तो ये 2n प्लस 1 अपॉन में n बचेगा और ये बराबर आ जाएगा r के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nr अपॉन में 2n प्लस 1 के बराबर। तो ये आपका आंसर आएगा, इतने आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, AR बाई n होगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हट जाएगा, कट जाएगा, अपॉन में 2 था उससे कट जाएगा, तो ये AR अपॉन n आएगा। और यहाँ से a कॉमन ले लोगे तो 2n प्लस 1 अपॉन में n आ जाएगा। अब ठीक है, अब आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपने बोला कि ये वाला फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला क्या है, r को अगर मैं बाहर रख दूं तो n अपॉन में 2n प्लस 1 है। ये बेसिक सा है कि जो आपकी इसकी रेडियस होती है ऊपर वाले सर्कल की, ये किसके बराबर होती है, n अपॉन में 2n प्लस 1 टाइम्स जो बड़े वाला आपका ये जो सेमी सर्कल है, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल सबसे बाहर है, उसकी रेडियस के बराबर होती है। तो आपने कहा n अपॉन में 2n प्लस 1 ये टाइम्स r, ये आंसर आएगा। इस पार्ट को याद रखना है, n अपॉन में 2n प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये n अपॉन में 2n प्लस 1 है, तो अब आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मैक्सिमम बच्चे आंसर इसका निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाला जो लड़का है इसकी फेस की रेडियस आपको बतानी है। ये a है अगर, तो a की वैल्यू बतानी है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कितना है, r के बराबर है। तो ये r के बराबर अगर है तो a की वैल्यू आप लोग फटाफट बता दो।
कितना आ जाएगा? तो आपने कहा अभी तो फॉर्मूला देखा है, सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा। n की वैल्यू कितनी पुट करोगे वो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल वैल्यू आने वाली वो मैं पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताओ। आपका क्वेश्चन में आपने देखा, मैंने पूरा जो भी ट्राई किया सॉल्व करने का और आंसर तक लेकर के गया, तो आंसर में कितना आया था? आपने कहा आंसर इसका आया था n अपॉन में 2n+1। n अपॉन में 2n+1 है, तो n अपॉन 2n+1 जब आप इसको चेक करोगे तो कितना आ जाएगा? तो n अपॉन में 2n+1 ये वैल्यू अब आप यहां पे रखना है, कितना आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सही। आपको ये ध्यान रखना है रेडियस पे कितनी है, रेडियस पे आपके 2 सर्कल्स हैं, या टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं? 4 हैं, तो आधा कर दोगे, यही n की वैल्यू होगी 2 बटे में कितना? 2n+1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आपका इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5 r के बराबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कल में, एक क्वार्टर सर्कल में दो अगर आप क्या ड्रॉ करते हो, दो अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरह से सेमी सर्कल्स, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो काफी कुछ पूछेगा, आपको बताना क्या क्या है वो ध्यान दो। यहां पर पूछ रहा है ये शेडेड एरिया, ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा शेडेड है, यहां पर थोड़ा सा शेडेड एरिया है, इनमें आपसे पूछ रहा है इनकी वैल्यू आपको बतानी है, इनमें रेशियो बताना है, क्या रेशियो होगा। और ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से आपको समझना है। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन आपके लिए बना दे रहा हूं। ये रेडियस है 14 के बराबर, ठीक है, ये रेडियस कितनी है? 14 के बराबर। मैं पूछ रहा हूं ये साइड का नंबर दिख रहा हूं, ये 1 है, ये वाली लीफ जो है ये 2 है, ये जो पार्ट है ये 3 है, और ये जो पार्ट है ये 4 है। आपको क्या करना है? आपको नंबर 1 का आंसर बताना है, नंबर 2 का आंसर बताना है, नंबर 3 का और नंबर 4 का। इन सभी की वैल्यू आपको आंसर करना है, फटाफट कमेंट करके बताना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे, आराम से इसको निकालो, सॉल्व करो और करेक्ट आंसर्स जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने आपको जो रेडियस है बड़े वाले क्वार्टर सर्कल की वो आपको बता दिया, कितनी है? 14 है। बड़े वाले क्वार्टर सर्कल की रेडियस 14 है। तो अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 टोटल का सम कितना होगा, टोटल के एरिया का सम कितना होगा, तो कितने बच्चों का आंसर 154 आ जाएगा? देखते ही आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम आप सभी का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 1 का पूछूं, जहां पर 1 से मेरा मतलब अगर इतना होगा तब तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, सिर्फ इतने पार्ट है तब कैसे होगा? अगर सिर्फ इतने का पूछूं तो कैसे निकलेगा, दूसरे का कैसे निकलेगा, चौथे का कैसे निकलेगा? कोई एक बच्चा भी आंसर बता देगा तो फिर मैं आगे इसको अटेम्प्ट करना सिखाऊं, या फिर आप बोलो कि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर स्टार्ट करते हैं एक बार, या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट कर लो। कल मैंने एक बात बहुत ध्यान से, अगर आप लोगों ने सुना होगा कल की क्लास में, तो एक बात बोली थी, कई जगहों पर स्क्वायर रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कई जगहों पर स्क्वायर होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो वो आपको ध्यान देना है। ए2 राजपूत, अगर एक की वैल्यू 308 है तो ओवरऑल क्वार्टर सर्कल की वैल्यू 154 कैसे हो सकती है? तो या तो यहां पर मैं गलत हूं कि टोटल क्वार्टर सर्कल का जो मैंने एरिया बोला 154, या फिर आप एक बार फिर से चेक करो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सेकंड का आंसर बहुत सारे बच्चों का सही आ गया है, वेरी नाइस। देखो, आपने कहा कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट से यहां से अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट पर आकर के मिलूंगा। इसी तरह से यहां पर अगर मैं इसके मिड पॉइंट से नीचे की ओर जाऊंगा तो ये मैं इसके मिड पॉइंट पे मिलूंगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर फॉर्म होगा, ये आपकी क्या है? रेडियस है। इस तरह से यहां से आप देखोगे तो ये रेडियस, ये भी रेडियस है, तो आपने कहा इसकी लेंथ कितनी होगी? बराबर होगी जितनी लेंथ इसकी होगी। तो आपने कहा इनकी जो इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस है यही इसके बराबर होगी, तो आपने कहा ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, सारे 7 हो गए। अगर सारे 7 हो गए तो मैंने आपको एक चीज बोली कि ये जो लीफ होता है, लीफ का एरिया कितना होता है? 4/7 भुजा का स्क्वायर, जहां पर ये कब होता है? स्क्वायर के अंदर होता है। तो आपने कहा भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है? यहां पर भुजा 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दोगे तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 28 के बराबर।
यहां तक क्लियर है? तो आपने बोला दूसरे का तो 28 आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला याद था, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आंसर्स आने लगेंगे। आपने बोला अगर ये 28 आ गया तो इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 7 है। 7 रेडियस का अगर आपके पास टोटल एक सर्कल होता तो 154 एरिया होता। सेमी सर्कल है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 77। उसमें से अगर ये 28 है, अगर ये 28 में घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा? आपने बोला फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 49 के बराबर। बताओ भाई 49 आएगा कि नहीं आएगा? 49 आएगा क्योंकि ये टोटल सेमी सर्कल का है, इसमें से आप 28 घटा दोगे तो ये 49 आएगा। अब आप ये दोनों सिमिलैरिटी है, इन दोनों में सिमिलर है, एक ही जैसे हैं, तो आपने बोला थर्ड का आंसर भी कितना आएगा? 49 के बराबर। अच्छा, अगर थर्ड का आंसर भी 49 है तो 49 और 49 98। 98 में आप 28 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा 100 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अगर 126 हो गया तो 126 से यहां पर डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ जाएगा? आपने कहा इसका 28 आ जाएगा। तो 154 में से 126 घटाओगे तो आपने बोला ये 28 आ रहा है, तो फोर्थ नंबर का भी जो एरिया होगा वो कितना होगा? 28 के ही बराबर होगा। अब यहां से जो आपको चीजें याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है वो भी ध्यान रखो, ठीक है? चलो, ये तो सारे आपने एरियाज निकाल लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 सारे सब कुछ आपको याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है? देखो, आपने कहा कि अगर इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, तो कल मैंने आपको कुछ रेशियोज बताए थे। क्या क्या रेशियोज थे एक बार चेक करते हैं, आप लोगों को याद होंगे तो बड़े ही आसानी से आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है? देखो यहां पर क्या रेशियो है, यहां पर 28 है, यहां पर 49 है, यहां पर 28 है। तो आपने कहा इन सब में अगर एक रेशियो लिखना हो तो 7 कॉमन है, तो यहां पर 7 चौको 28 है, यहां 7 सत्ते 49 है, यहां पर भी 7 सत्ते 49 है और यहां पर भी 7 चौको 28 है। ये रेशियो है। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे उसको करना है, ये एक कुछ कॉमन रेशियोज हैं, जब आप ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो याद रहेगा, याद होते जाएंगे। और ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो क्या है कि आपका इस तरह से जब एक क्वार्टर सर्कल में दो सेमी सर्कल इस तरह से कटते हैं कि लीफ फॉर्म होता है, तो जो लीफ का एरिया होता है वही सेम एरिया इस साइड में ये जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका होता है। सबसे पहला पॉइंट कि ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अगर 7 है, ये 4 है, तो ये 7 होता है, ठीक है? अच्छा, ऐसी ही 4 लीव्स को अगर एक साइड जोड़ दिया जाए, ऐसी 4 लीफ को एक साथ जोड़ दिया जाए, अब हो सकता है आपको यहां पर 4 लीफ ना दिख रही हो, यहां पर ये रंगोली जैसा दिख रहा हो, लेकिन ये 4 लीफ हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है। और आपसे पूछेगा कि यहां पर ये जो ब्लैक शेड है या बाहर वाले को रेड शेड कर देगा और बोलेगा कि इन चारों में ये जो इनर साइड है, ठीक है, ये जो इनर साइड है, अगर इसका एरिया, और आपसे बोलेगा कि इसको आपको कंपेयर करना है किससे? ये जो बाहर साइड में एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, टोटल आपको बाहर वाले को ग्रीन कर देगा, अंदर वाले को टोटल रेड कर देगा, बोलेगा इनके एरिया का रेशियो बताओ कि ये चारों का एरिया इन चारों के एरिया से रेशियो क्या होगा। तो जब भी रेशियो पूछेगा तो आपने बोला जब 1-1 था तो ही रेशियो 1:1 था, यहां पर 4-4 हैं तो 4-4 का रेशियो कितना होगा? 1:1, और चारों को आप ऐड करोगे तो भी 1:1 ही रहेगा। तो आपने बोला एक ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, यहां तक बात क्लियर रहेगी? यहां भी स्क्वायर बन जाएगा उसी तरह से, हालांकि यहां पर आपको उतना स्क्वायर बनाना ही नहीं है। आप इसको कैसे देखोगे? आपने कहा 4 हमारे पास इस तरह से ये क्वार्टर सर्कल्स हैं, ये 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं जिनको एक साथ रख दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा ये एक क्वार्टर सर्कल है, इसी तरह से आपके पास 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं, तो आप बड़े आसानी से इसको बोलोगे कि ये तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। जिस तरह का रेशियो एक फिगर में रहता है वैसे ही अगर आप 4 फिगर भी ऐड करोगे, सेम आप इस तरह से ही ऐड कर रहे हो ना, सेम फिगर है तो कितने भी आप ऐड करो रेशियो 1:1 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है? तो आपने बोला ये तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बनता है उसको भी देख लो, ठीक है? क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से फॉर्म हो सकता है। चलो इसी में ट्राई करता हूं मैं क्वेश्चंस को फॉर्म करने की। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बनाना पड़ेगा उसको, मैं बना देता हूं सो दैट आप आसानी से इसको कर पाओ, ठीक है? ओके, देखो
ये आपका एक क्वार्टर सर्कल है, इसके अंदर में ऐसा बोल सकता है 1 2 और ये 3, ठीक है, क्वार्टर ही रखते हैं इसको तभी आपका लीफ फॉर्म होगा। तो ये 1 2 3 हो गया, इसी तरह से 1 2 और ये 3, इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। और आपको क्या बोला जाए कि आपको बताना है ये वाला जो एरिया है जो छूट रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन मैं फॉर्म कर रहा हूं, आप बड़े आसानी से इसको करना, मजा आएगा आपको। सर्कल्स हैं पूरे पूरे और इसकी 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो रेडियस इसकी कितनी 21 मान लें। तो आपने बोला इसकी रेडियस 21 है, ठीक है, अगर 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। अगर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो रेडियस 14 अगर मान लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको बताना है इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कर लोगे सभी लोग, कोई समस्या तो नहीं होगी किसी को भी। आपने बोला 3 सेमी सर्कल्स हैं तो इक्वली बीच में ब्रेक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो थोड़ी बड़ी वैल्यू कर दे या फिर 7 में कर लोगे, तो आपने 7 में कर लेंगे, क्या चिंता है, ठीक है। तो आपने कहा ये इस तरह से हो जाएगा, यहां पर ये आपका क्या होगा, ये आपका एक लीफ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बाकी आप कैसे करोगे, बाकी का भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो अब कैसे करना है वो समझते चलो। आपने कहा एक रेशियो अभी मैंने देखा था, जो रेशियो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेशियो था। क्या क्या रेशियो था कि अगर आपके पास इस तरह से सर्कल है और ये इस तरह से कट हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कट हो रहा है ना, तो यहां पर क्या रेशियो था, तो आपने बोला था ये रेशियो था 7:4:7, ये रेशियो बन रहा था। तो अगर मैं एक सेमी सर्कल का वैल्यू देखूं तो ये देखो 11 था, हर बार ये कितना था, ये 11 था, तो ये 4 और ये 7 था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अलग अलग वैल्यूज निकालने के बजाय मैंने कहा ये रेशियो मेंटेन रहेगा, तो मैं क्या मानता हूं कि इसका जो भी आंसर आएगा ये 11 होगा, ये 11 रेशियो में होगा। यहां पर ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको 7 मानूंगा तो ये 4 होगा और ये 4 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा। ये बात समझ में आई, आपने क्या किया, रेशियो मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो रेशियो को जब आपने मेंटेन किया तो आपने कहा किसी एक की अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक पार्ट की, चाहे इस 4 की वैल्यू निकाल लो या इस 7 की या 11 की या इसकी। तो आपने कहा ये रेशियो मेंटेन रहेगा। तो ये जो पार्ट है जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, अगर मैं इस पार्ट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, आपने कहा 11 और 11 22, 22 और 22 44, 44 और 11 55, 55 और आपको 7 जोड़ना है, तो आपने कहा ये वैल्यू आ गई 62 के बराबर। तो ये एरिया की वैल्यू आई किसकी, जो पार्ट आपका शेडेड नहीं है, और ये कितना है 62 है, और इसमें गुणा करोगे कितने से, किसी एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। ये बड़ा आसानी से आप कर सकते हो कि अगर इतने की रेडियस कितनी है, ये 7 है, तो आपने कहा 7 के केस में ये कितना हो जाता है, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 7 नहीं होगा, ये 7/2 होगा, है ना। इसकी रेडियस कितनी होगी, ये आपकी डायमीटर 7 होगी, तो ये 7/2 हो जाएगा। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा ये होती है कितनी 4/7, इसका स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 के बराबर आ जाएगा। तो आपने कहा इस 4 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7/4 के बराबर। एक की वैल्यू 7/4 आ जाएगी, तो यहां पर इस 7 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 7/4 से, ये आपका इस पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये पार्ट जो आपका शेडेड नहीं है, अब इसको किसमें से घटाओगे, इस 21 सेंटीमीटर या इस 21 मीटर या जो भी आपका यूनिट होगा उस वाले क्वार्टर सर्कल के एरिया में से आप इसको घटा दोगे। तो 21 वाले क्वार्टर सर्कल का आपका एरिया कितना होगा, आपने कहा पाई, अब 21 है, तो आपने कहा देखो अगर पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया कितना हो जाता, 154 × 9 हो जाता, लेकिन क्योंकि इसका 1/4 पूछा गया तो 1/4 आप इसका कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है 7/4 × 62, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है, ये आपको बता देना। बिल्कुल इसका 3.5 रेडियस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आप इसको कर लोगे, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया। आप इसको करके देखना, इसका वैल्यू कितना आ जाता है। बिल्कुल इसका इंटीजर आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, आप एक बार इसको ट्राई करना, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इसी तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप ये रेशियोज याद रखोगे तो क्वेश्चन
ज्यादा फास्ट होंगे, आप इस बात को फील करोगे। आपको पूरा प्रोसेस आता है, सब कुछ आता है, उसके बावजूद अगर आपको ये रेशियोज पे कमांड नहीं है, अगर आप क्वेश्चन का एरिया निकालते टाइम रेशियो का यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर ज्यादा सारे सर्कल्स वो फॉर्म कर देगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बट थोड़ा सा अगर आप रेशियो में वर्क करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा स्पीड से कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन फॉर्म हो गया है। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे, कुछ अच्छा सा आंसर आएगा, सभी लोग आपस में मैच करना, आंसर सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक आपने क्या कुछ पढ़ लिया, आपने बेसिक ट्राइंगल की वैल्यूज पढ़ ली। ये एक क्वेश्चन था जो कि स्क्वायर के अंदर का है। आप लोगों ने कल वाले केसेस में हम लोगों ने स्क्वायर को एक सर्कल के अंदर तो रखा था। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर सर्कल रखा जाएगा तब तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंस के पेपर में, और इसमें आपसे क्या पूछा गया था, यहां पर एक स्क्वायर ही रख दिया गया, एक स्क्वायर के अंदर में एक स्क्वायर रख दिया गया, और इस तरह का क्वेश्चन आपका फॉर्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी देखो, मेंस के पेपर में जो भी अच्छे अच्छे फिगर्स थे उन सबको मैंने पिक कर लिया है, और भी जो फिगर्स हैं जो भी अच्छे हैं वो भी पिक किए हैं, तो आपको कुछ भी बचेगा नहीं, इतने में से आपको सभी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इसको करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप अटेम्प्ट करना, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर जो मेन स्क्वायर है उसकी साइड कितनी मैंने मानी है, x के बराबर। तो अगर ये साइड x है तो इसके मिड पॉइंट से अगर मैं ऊपर की ओर आऊंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा इतने वैल्यू हो जाएगी x/2 के बराबर, हाफ इसका। ठीक है, अच्छा अगर ये x/2 है तो ये भी कितना होगा, आपने कहा ये भी x/2 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर x/2 है तो आपने कहा ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x/√2 हो जाएगी। जितना भी आपकी साइड है उसमें √2 टाइम्स होता है, तो अब बाई 2 है तो x/√2, ये इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, x/√2 के बराबर। ये आपने कहा x/√2 आ जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर x/√2 आ गया तो इसका मतलब आपने क्या बोला कि यहां से अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो ये जो है ये भी आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है, तो इस सर्कल की जो रेडियस फॉर्म हो रही है ये कितनी आ जाएगी, x/√2 के बराबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला ये x/√2 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था इस स्मॉलर स्क्वायर का कुछ एरिया पूछा गया था, या ऐसे 4 फिट किए गए हैं तो चारों का सम आपको बताना था, चारों के एरियाज का सम कितना होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पॉइंट क्या होता है, इसको एंड में टच नहीं करता है, तो ये क्योंकि एंड में टच नहीं करता है इस वजह से डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, वही जो बेसिक तरीका वही फॉर्म कर लेते हैं। तो आपने कहा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो ये वाली जो रेडियस है वो कितनी आ गई, x/√2, यहां पर कितना आ गया a/2, और ये वाली लेंथ टोटल कितनी आ जाएगी, आपने कहा ये हो जाएगा x/2 और प्लस में कितना आ जाएगा ये a, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x/2 प्लस a, और यहां से आपका जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या आ जाएगी, x/√2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, x/2 प्लस a के स्क्वायर के, और प्लस में कितना आ जाएगा a/2 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है जिसको आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू समथिंग x के फॉर्म में आ जाएगी, आई थिंक x/5 आएगी। लेकिन क्या आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि अगर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, मैं आपको नॉर्मल नंबर्स में जब क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तब मैं आपको मना करता हूं क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक के थ्रू करने के लिए। यहां पर इतनी बड़ी सी क्वाड्रेटिक अगर फॉर्म हो रही है तो क्या आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एग्जाम में करना होगा, या फिर ऐसे 10-20 और रिजल्ट याद रखें। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि इसको याद रखने की नीड नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आपके ऑप्शंस में ठीक ठाक डिफरेंस दिखे, ऑप्शंस जो थे उसमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था, नंबर्स जो थे डबल ट्रिपल के फॉर्म में डिफरेंस था, 38 था और फिर 125 था, इस तरह से काफी डिफरेंस था ऑप्शंस में। ठीक है, तो ऐसे केस में जब ऑप्शंस में अच्छा खासा डिफरेंस हो तो यहां पर देखो, अगर मैं इस वाली जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, x/√2 है, तो अगर मैं ये डायरेक्टली इस वाली लेंथ को अगर x/√2 मान लूं तो जो अंतर आएगा वो अंतर किस तरह से आएगा वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसकी रेडियस को कितना x/√2 मान लिया तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपने x/√2 मान ली, एक्चुअल से क्या करा, थोड़ा सा कैसा मान लिया आपने, बड़ी वैल्यू मान ली, इसको ही मान लिया, यहां तक गया। तो यहां से इसकी साइड की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से x/2 घटाओगे वो वैल्यू आ जाएगी।
तो आपको ये तरीके से क्वेश्चन को करने के बजाय यहाँ पर जहां पर माइनर से चेंजेस करने से आपका आंसर आ जाए, वहां पर आप माइनर से चेंजेस कर लेना। इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट ये बराबर है, तो अप्रोक्सीमेट बराबर है तो इसको एज्यूम कर लोगे कि ये सेम है, सेम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन समझाया था मैंने, और वहां पर भी मैंने जितना मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आपको ये अप्रोक्सीमेशन इसका करके आंसर निकालना सिखाया था। अभी ये क्वेश्चन आपको सीट में भी मिलेगा, वहां पे मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालना दिखाऊंगा किस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसको आप शॉर्ट में कर सकते थे। बस आपको ये अप्रोक्स कर लेना था कि ये जो पॉइंट है ये इसी सर्कल पे है। जैसे ही ये सर्कल पे हो जाएगा तो ये इसकी जो साइड है इससे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस की लेंथ निकालनी रह जाएगी। जो रेडियस की लेंथ है वो ये टोटल लेंथ हो जाएगी। ये टोटल लेंथ हो गई तो इसमें से आप x/2 घटा दोगे और ये आपको इस साइड की लेंथ मिल जाएगी। जैसे इस साइड की आपको लेंथ मिलेगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर निकालने का जो तरीका है इसको आप स्किप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आज हम लोग इसमें क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी होते हैं, चतुर्भुज जितने भी रहते हैं उनको सीखते हैं। ठीक है, चतुर्भुज जब हम लोग सीख रहे हैं तो चतुर्भुज के बारे में काफी कुछ चीजें हैं इंटरेस्टिंग, उनको जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो ट्राइंगल का केस है वो मैं आपको कल डिस्कस कर दूंगा। ट्राइंगल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। ट्राइंगल के साथ साथ आपको कल मैं प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, तो प्रैक्टिस शीट भी आप लोग अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो तो इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग किसको, रेक्टेंगल का केस। ठीक है, रेक्टेंगल का केस स्टार्ट करेंगे तो दो आपका जो भी स्टार्ट होता है, दो ही आपके पास मेन क्वाड्रिलेटरल्स हैं। चतुर्भुज जो है वो दो ही तरह के हैं। सबसे बेसिक आप कौन सा, स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल की तरह पढ़ते हो और रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल की तरह पढ़ते हो। तो दो हैं आपके पास, एक है रेक्टेंगल और दूसरा कौन है, स्क्वायर है। एक है रेक्टेंगल और दूसरा आपके पास है स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज तो मैंने कल ही आपको डिस्कस करी थी। एरिया का फॉर्म मैंने आपको बताया था। एरिया कितना रहता है इसका, स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, एरिया इसका हो जाता है ए स्क्वायर। अगर मैं डी के फॉर्म में बोलूं तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, ये डी जो होता है a√2 होता है। तो आपको डी के फॉर्म में क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना भी कितना आ जाता है, बाई कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो हो जाएगी d/√2, तो यहाँ पर d स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया होता है d स्क्वायर बाई 2 का फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसके बाद और इसमें क्या क्या बातें हैं वो ध्यान रखना कि जैसे अगर आप इस तरह से इसको चार टुकड़ों में ब्रेक करोगे तो स्क्वायर है, सभी को याद रहता है कि ये चारों टुकड़े कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 होगा। दूसरी चीज इसमें सब कुछ अच्छी रहती है, मतलब डायगोनल्स आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज है कि 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और क्या रहता है इसमें, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, साइड्स सारी बराबर रहती हैं। तो स्क्वायर के केस में तो सभी कुछ आपको पता है, ये भी 90 डिग्री रहता है। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो स्क्वायर को अगर आप एक साइड से ऐसे पकड़ करके खींच लो, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने कहा जैसे ही खींचा तो जो चारों साइड्स बराबर थी, अब वो चारों साइड्स बराबर नहीं रहेंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब कुछ सेम क्या रहेगा, तो आपने कहा जो साइड बड़ी हो गई वो लेंथ हो गया, जो साइड छोटी ही रह गई, जो पहले जितनी थी स्क्वायर जितनी ही रह गई, ये आपकी विड्थ हो गई। ठीक है, अच्छा आपने जैसे खींचा तो एंगल में कोई चेंज नहीं आने दिया, आपने उसी शेप में रखा, बस इसको रबर की तरह इस तरह से खींच दिया। तो आपने बोला कि अब इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो अगर वो पहले 90 डिग्री पर कट कर रहे थे तो अब आपने जैसे इसको खींचा है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब ये 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, अब ये थीटा इस तरह से कट करते हैं। लेकिन अभी भी ये जो बाइसेक्ट, ये अभी भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ये अभी भी इनके साथ है। रेक्टेंगल के केस में भी जो आपके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, इक्वली एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा डायगोनल्स क्या सेम रहेंगे, डायगोनल्स भी सेम रहते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो दोनों डायगोनल्स हैं D1 और D2 ये आपस में बराबर तो रहते हैं। ठीक है, D1 और D2 आपस में तो बराबर है, लेकिन अब ये जब बाइसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं कि जो एंगल है उनके बीच का वो थीटा हो गया है, ये 90 डिग्री अब नहीं रहा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा
इसके भी डायगोनल के फॉर्म में इसका जो एरिया होता है उसको याद रखना। डायगोनल के फॉर्म में इसका एरिया कितना होता है, ये होता है हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों के डायगोनल सेम है, तो डी और डी हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाता है। डी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर के केस में था, डी स्क्वायर बाई टू, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी, अगर 90 हो जाए तो ये 1 हो जाए। तो ये एरिया स्क्वायर के केस में डी स्क्वायर बाई टू रहता है, रेक्टेंगल के केस में क्योंकि वो 90 नहीं है थीटा हो गया, तो आपने कहा इसको साइन थीटा आ जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगल के डायगोनल की वैल्यू दी गई है तो इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां तक इजी है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया एरिया। नहीं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यहां पे एंगल्स को, ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं इसको, बिल्कुल। एंगल को बाइसेक्ट अगर करेंगे तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंगल को भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा समझ सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज है और ये जो चीज है, इसके साथ में इन दोनों को भी समझना। देखो, आपने स्क्वायर को समझ लिया, स्क्वायर के बारे में सारी चीजें ध्यान है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। तो आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट को मिला करके जो शेप बनता है उसको भी देखना है। तो स्क्वायर के केस में रोम्बस बन जाता है, रेक्टेंगल के केस में पैरेललोग्राम बन जाता है, इस तरह से आपका बनता है। स्क्वायर के में स्क्वायर रहता है, स्क्वायर में चेंज नहीं होता है, स्क्वायर स्क्वायर ही रहता है। अच्छा देखो, यहां पर बड़े ध्यान से आप समझना। जैसे आपके घर में कोई एक चेयर होगी या एक टेबल होगी, ठीक है, टेबल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये आपकी टेबल है आपके घर में, ठीक है, ये आपके घर में एक टेबल है, पहले इसको समझ लो तो आपको चीजें हमेशा ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो आपने कहा अगर ये टेबल है, किस तरह की टेबल है, जिसके ये चारों पैर हैं, आप साइड से इसको इस तरह से देख लो, ठीक है, ये इस तरह से है और ये टेबल है, इसके ऊपर चीजें रखी जाती है। तो ये क्या हो गई, ये बूढ़ी हो गई जैसे ये टेबल। तो जब बूढ़ी हो जाती है तो टेबल स्ट्रेट नहीं खड़ी रहती, कैसी होती है, थोड़ा सा चरमरा जाती है ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, थोड़ा सा आप देखोगे कि किसी एक साइड झुक जाती है ना। तो अगर आपकी जो टेबल थी वो पहले कैसे एकदम स्क्वायर फॉर्म में थी, जब नई नई लाए थे तो एकदम स्क्वायर फॉर्म में थी, तो एक समय के बाद वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा जब झुक जाएगी ना, तो वो रोम्बस बन जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को, इस चीज से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर आप बड़ी चेयर लाए थे, पढ़ाई करने के लिए लाए थे या खाना वगैरह खाने के लिए चेयर टेबल लाए थे, और ये आप पहले किस शेप में लाए थे, रेक्टेंगल के शेप में लाए थे, जब नई नई लाए थे, लकड़ी की आप टेबल लाए थे, ठीक है। तो अब जब ये बूढ़ी हो जाएगी ना, तो ये आपकी जो टेबल है, यही वाली जो बढ़िया सी रेक्टेंगुलर शेप में थी, यही आपकी पैरेललोग्राम के शेप में हो जाएगी। यही आपका पैरेललोग्राम है और इसमें कोई भी अंतर नहीं। ध्यान रखना, आपकी जब स्क्वायर वाली आप टेबल लाए तो नई नई तो एकदम स्ट्रेट रहेगी, थोड़े समय बाद आप उस पर जब पढ़ाई करोगे, चीजें रखोगे इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी किसी एक साइड में। तो ये आपका जो फॉर्म होगा, ये जो आपका फॉर्म होगा, ये आपका रोम्बस फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। आपने कहा स्क्वायर से रोम्बस बन जाता है, तो रोम्बस बनेगा तो अब आप कैसे रिलेट करोगे चीजों को, इसकी सारी साइड्स कैसी रहती थी, ए, तो साइड थोड़ी चेंज हो जाएगी, टेबल लंबी है छोटी तो होनी जाएगी, तो आपने कहा इसकी भी सारी साइड्स कितनी रहेंगी, ए के बराबर रहेंगी। एंगल इस तरह से शिफ्ट हो जाता है तो रोम्बस में एंगल आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। और अब आप देखो, जितना एरिया या जितना एंगल ये शिफ्ट होगा, दोनों उतना ही तो शिफ्ट होगा। तो आप बोलोगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो आपने बोला ये 180 माइनस थीटा होगा, यानी कि अगल बगल एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू 180 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। और इसी तरह से अब आपको इसमें एक और चीज जो कि ध्यान रखनी है, वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो रोम्बस है, रोम्बस में आपकी जो प्रॉपर्टी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि तुम लोगों को दोनों चीजें दिखती रहे।
ये आपका इसमें देखो रोम्बस के केस में क्या क्या रहता है, हमने कहा ये आपस में साइड्स बराबर रहती हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो डायगोनल्स का स्क्वायर रहता है, जो डायगोनल्स का स्क्वायर है यानी कि AC स्क्वायर और BD का स्क्वायर, इनका जो सम होता है, ये जो सम होता है डायगोनल्स के स्क्वायर का, ये किसके बराबर होता है 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के। ये मैंने दोबारा से लिखा है, यहां पे भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आपको डायगोनल्स की वैल्यू दे देगा, आपसे बोलेगा इसकी साइड की वैल्यू क्या है। हालांकि इस केस में सबसे बढ़िया चीज ये भी रहती है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर मीट करते हैं, तो ये जो आपका इस तरह से फॉर्म होता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो मैक्सिमम केसेस में तो आप ये देखना कि यहाँ पर जो भी आपकी डायगोनल दी होगी और ये बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है, बाइसेक्ट भी करता है, तो आपको डायगोनल की लेंथ इस तरह से देता है 10 और 24, टोटल लेंथ कितनी देगा 10 और 24 दे देता है। तो आप क्या करोगे, इसका हाफ करोगे तो 5 12, तो ये साइड तुरंत 13 आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े अच्छे से आप इसको याद रख सकते हो कि ये 90 डिग्री पर कट करते हैं और दोनों कैसे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ होती है वो आपस में कैसी होती है, सेम होती है, ये बराबर रहती है। तो आपने बोला कि ये लेंथ बराबर रहती है, तो इस तरह से ये आपका कट करते हैं एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पर, और ये आपकी लेंथ आ जाएगी अगर आपको डायगोनल्स की दिया होगा। बाकी अगर आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो कि दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एरिया निकालने का एक तरीका जो साइड से आता है वो कैसे आता है, आपने कहा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा होता है और ये एक ट्राइंगल का होता है, तो दो ट्राइंगल्स ऐसे जोड़ोगे तो ए स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका डायरेक्ट साइड से आप निकाल सकते हो। अगर साइड और उनके बीच का एंगल दिया गया है तो आप डायरेक्टली जो इसका एरिया है वो बता सकते हो कितना होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। या फिर अगर आपको डायगोनल्स की वैल्यू दी गई है तो हाफ d1 d2, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया निकालने का फॉर्मूला है। रोम्बस के केस में एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है, ए स्क्वायर साइन थीटा, दूसरा कौन सा है, हाफ d1 d2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा ये दोनों फॉर्मूलाज हैं एरिया को निकालने के लिए। इसके बाद डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, तभी हम लोग d1 d2 यूज कर रहे हैं, अदरवाइज dd बोलते। तो आपने कहा इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स का जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि यहां पर कुछ इस तरह से शायद एंगल्स को भी इक्वल इक्वल ब्रेक करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी ये बोल रहा है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इसको थोड़ा बहुत आप एक बार चेक भी करना, ठीक है। इसके आगे आ जाता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम जो होता है वो बड़ा ही बढ़िया चीज है, आपका जो रेक्टेंगल था ना लेंथ और विड्थ वाला, उसको आपने क्या किया है, धक्का दिया, या फिर वो एज के साथ अपने आप इस तरह से आ गई। तो यहां पर जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है कि इसकी जो साइड्स हैं वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल रहती हैं, इतनी पैरेलल रहती हैं, इसको पैरेलल हुई ग्राम बोला गया कि दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में पैरेलल रहती हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल रहते हैं तो अब आपको ये तो पता है कि इनकी भी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये भी आपका कितना आ गया, d1 और d2, ठीक है। और ये किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं क्या, तो नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ्स हैं ये इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि इसको भी शिफ्ट किया गया था तो आपने कहा जो एंगल थीटा यहां पर होगा वही थीटा यहां पर भी होगा, तो इनके भी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ये थीटा 180 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, तो ये फिर से 180 माइनस थीटा, ये थीटा। तो ये आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना, 180 जब भी होगा तो ये आपके आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अब जो एरिया आता है वो एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाता है LB साइन थीटा। कैसे आएगा, आपने कहा इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर आप देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल के लिए आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ AB साइन थीटा, इनके बीच में 180 माइनस थीटा है तो साइन में 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो यहां से आप निकालोगे तो हाफ LB साइन थीटा, और यहां से भी आप निकालोगे तो भी LB साइन थीटा आएगा। तो दोनों बार हाफ LB साइन थीटा ऐड करोगे तो ये इसका एरिया आ जाता है हाफ LB साइन थीटा से हाफ LB साइन थीटा जोड़ करके LB साइन थीटा के बराबर आ जाता है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बोला कि ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसमें एक और, इसमें भी जो रिजल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो आपके डायगोनल्स हैं उनका स्क्वायर, जैसे वहां पर यही स्क्वायर किसके बराबर था, 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के बराबर था अगर ए था, तो यहां पर 2 साइड्स हैं तो 2 टाइम्स आप क्या लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अगर लेंस आपस में बराबर हो जाए तो यही 4a स्क्वायर के जैसे बराबर वहां पर आ रहा था, उसी को ही आप यहां पर इस तरह से भी याद रखोगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। और इसी तरह से आपने रोम्बस को देखा। इसके बाद आ जाता है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम क्या होता है, ट्रपीजियम भी देख लो। ट्रपीजियम के केस में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आप देखते चलो धीरे धीरे। ट्रपीजियम में क्या क्या रहता है, ट्रपीजियम कैसे बनता है, तो यहां पर इस ट्रपीजियम में आता है एक जेड, ठीक है, क्या आता है, एक जेड आता है ना, ये इसी जेड से ही ये ट्रपीजियम बना है। ये जेड शेप रहता है, देखो ये इस तरह से, यहां से और ये इस तरह से, तो यही जेड वाला शेप है। तो अब आपको कभी भी शेप में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप इन बातों को जैसे याद रखोगे ना, तो शेप में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, बट मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता भी है। तो आपको देखना है कि आप कौन से बच्चों में से हो, मैक्सिमम बच्चों में से हो या फिर मैक्सिमम बच्चों में से। तो यहां पर जेड वाला ये जो है ना ट्रपीजियम, जियम में जो जेड है, ठीक है, ये आपका जेड यहां पर इस तरह से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ट्रपीजियम पे ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुएशन से फॉर्म होते हैं वो ट्रपीजियम पे ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ट्रपीजियम का आप यूज करना, देखना आपका इसमें क्या क्या है। देखो एडजेसेंट एंगल्स का सम यहां पर भी 180 रहता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। कौन सा लास्ट पॉइंट, साइड्स का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम डबल करोगे तो वो डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। इसी तरह से ट्रपीजियम में काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक एक करके समझते हैं। ट्रपीजियम को याद कैसे रखोगे, जेड से बनता है, तो जेड वाला शेप आपका यही होगा। एक्चुअल जो जेड होता है वो होता भी इसी तरह से, ठीक है। आप अगर डिक्शनरी में देखना तो ये जो जेड होता है ये इसी तरह से होता है, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड जो होती है वो छोटी होती है, नीचे वाली साइड कैसी होती है, बड़ी होती है। तो आप इसको अगर अपने इस तरह से ध्यान रखना चाहते हो तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि ये वाला आपका यही ट्रपीजियम होता है जिसमें ऊपर इस तरह से रहता है। अच्छा, जेड में ये जो लाइन होती है ये पैरेलल होती है, तो ट्रपीजियम में भी ये वाली जो लाइन है ऊपर की और ये नीचे की, ये आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही चीज यहां पर भी आ गई कि ये जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका सम 180 के बराबर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रहता है, मैक्सिमम बच्चों को याद ही होगा, वो कितना होता है, हाफ टाइम्स, अगर ये वाली साइड ए है ये वाली साइड बी है तो ये कितना होता है, पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड विद इनके बीच की जो परपेंडिकुलर हाइट है h अगर है तो उस h से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनका एरिया आ जाता है, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इसमें एक जो प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डायगोनल्स के स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी एक डायगोनल क्या है AC, दूसरी डायगोनल क्या है BD, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, यहां पर साइड्स का आप देखो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD स्क्वायर प्लस यहां पर दूसरी कौन सी, ये वाली साइड BC स्क्वायर प्लस में AB और BC के बराबर। तो एक बार इस वाली साइड का स्क्वायर करना है, एक बार इस वाली साइड का स्क्वायर करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB और CD, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ABCD। तो ये आपके डायगोनल के स्क्वायर्स का सम वाली प्रॉपर्टी है जो यहां पर भी सेम वे में चलती जाएगी, इसको भी आप देख लोगे। ये किसके बराबर होता है, आपका डायगोनल AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये बराबर होता है AD के स्क्वायर, यानी कि ये साइड वाली दोनों लेंथ्स के स्क्वायर्स का सम, और उसके साथ जोड़ दोगे ट्वाइस ऑफ AB और CD के बराबर, ठीक है। नोट्स का फॉर्मूला मैं आपको कल ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलो तो एक साथ दे दूं या फिर जितना हो गया उतना दे दूंगा, और बचा हुआ जैसे जैसे बन जाएगा वैसे एक साथ पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। क्योंकि देखो मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो एकदम शॉर्ट में हर चीज होनी चाहिए, बहुत सारा नोट्स होता है वो पूरा तो आपको नहीं दे सकता हूँ, 60 पन्ने का नोट्स बना दूं,
तो जितना मिनिमम में पॉसिबल है उतना ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बना करके मैं एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर और जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या कहती हैं समलंब चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम के बारे में क्या क्या कहती हैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, तो अच्छे से देखो समझते चलो। डायगोनल्स के स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी आपने देख ली। अच्छा, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो क्या इक्वली कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो आप देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये मिड से ऊपर जा रहे हैं, तो ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, बाइसेक्ट नहीं करते हैं तो फिर कैसे क्या करते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये वाली साइड कैसी है, बड़ी है, तो आपने कहा नीचे वाली साइड भी इसकी बड़ी होती है, ये साइड कैसी है, छोटी है, तो ऊपर वाली साइड छोटी होती है, तो आपने कहा जो डायगोनल्स हैं, अगर मैं OA से रेशियो लिखूंगा OC का, तो वो AB रेशियो CD के ही रेशियो में होता है, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इसी रेशियो में, साइड्स के रेशियो में एक दूसरे को ब्रेक करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से कट करते हैं कि ये जो रेशियो आता है ये साइड्स के ही रेशियो में आता है, जो पैरेलल साइड्स हैं उन्हीं के रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं। तो OA अपॉन में OC लिखना हो या OB अपॉन में OD लिखना हो, ये रेशियो AB अपॉन में CD के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि OA और OC का जो रेशियो है OB और OD से, यही AB और CD से रेशियो रहता है, ये बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CHSL के पेपर में पूछा गया, CPO के पेपर में पूछा गया, तो ये ध्यान रखना कि ये जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट है, अगर इनको मिलाया जाएगा तो जो M1 M2 बनता है उसकी लेंथ क्या होगी, तो ध्यान रखना जो पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस बाई 2 के बराबर होता है ये M1 M2 की लेंथ, ठीक है। M1 M2 की लेंथ कितनी होती है, जो मिड पॉइंट्स है अगर उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाएगा तो M1 M2 ये जो पॉइंट्स मिलते हैं इनकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, पैरेलल साइड्स के डिफरेंस यानी AB माइनस CD बाई 2 के। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अगर इन पॉइंट्स को इस तरह से बढ़ा दिया गया, यानी कि AD को ये F पर कट करते हैं और BC को ये E पर कट करते हैं, तो आपसे पूछा जाए FE की लेंथ कितनी होगी, तो FE की लेंथ आप बताना कि जैसे यहाँ पर डिफरेंस बाई 2 कर रहे थे, तो अब इनको जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो FE की जो लेंथ आती है वो AB प्लस CD बाई 2 के बराबर आ जाती है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इस पे और फर्दर पॉइंट्स भी बन सकते हैं कि अगर इनके मिड पॉइंट्स फर्दर, इन साइड्स के फर्दर मिड पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया जाए तो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे FE और CD का जोड़ करके हाफ कर दो। जैसे FE की लेंथ कैसे निकाली आपने, AB और CD को जोड़ करके हाफ कर दिया, उसी तरह से अगर यहां पर कोई बोले ABCDEF हो गया, G और H में बना दूं, ये मिड पॉइंट्स हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो GH की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, FE और CD, तो FE और CD इनको जोड़ करके हाफ अगर किया जाएगा तो ये जो लेंथ आ जाएगी ये GH के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, खुद से बना लो, जितना ज्यादा खुद से बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्रॉस चेक करते रहो, जितनी जगह आपको मिलता है वहां से आप एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपको चीजें एक बार रिवाइज करने में। अच्छा, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे दो पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में आप इस तरह से कोई भी इस तरह से अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हो, तो ये जो पैरेललोग्राम है सेम बेस से सॉरी इस तरह से अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो इस तरह से जितने भी आपके ये पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है, अगर इनका बेस सेम है, बेस की लेंथ सेम है, तो इस पे जितने भी आपके ये फॉर्म होंगे इनका जो एरिया होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया सेम रहता है तो यहां से आप ट्राइंगल के केस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो कि ट्राइंगल के केस में अगर बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो अगर मैं इस तरह से ये ड्रॉ करूं या फिर इन्हीं बेसिस को यहां से मिलाऊं या इसी बेस को यहां से मिलाऊं, अगर बेस सेम है तो ये क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर हाइट सेम है। अगर परपेंडिकुलर हाइट सेम है तो इस तरह से जितने भी ट्राइंगल बनेंगे जिनका बेस सेम रहेगा उनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो आपने बोला जो दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर दो पैरेलल साइड्स के बीच में
सेम बेस से आप किसी भी पॉइंट पर टच करते हुए ट्राइंगल्स फॉर्म करोगे, तो ये आपका ट्राइंगल हो या फिर ये वाला ट्राइंगल हो या फिर ये वाला जो ट्राइंगल है, इन तीनों का जो एरिया फॉर्म होगा वो सेम होगा। इस पॉइंट का यहां पर बहुत अच्छा यूज होता है। असल में देखो, ये जो AB है और ये जो ऊपर में CD है, ये आपस में कैसे पैरेलल है। तो आपने बोला अगर ये पैरेलल है तो यहां से AB से देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला ACB, ये भी सेम एक ही ट्राइंगल है। और इसी तरह से यहां से देखोगे तो AB से ये D, तो आपने कहा ABD और ACB, इसके जो एरिया होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, इतनी बेसिक सी चीज है, आपको अलग से थ्योरम पता रहती है, लेकिन जहां पर उसको अप्लाई करना है वहां पर ये चीजें मिस होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो आपका ये जो ट्राइंगल मैं सेट कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है और यहां पर जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आपने कहा यहां पर ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर ये वाला एरिया आपने कहा सेम है, तो इसमें से क्या होता है कि अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, ठीक है, A1, और यहां पर इसको मैं लिख दूं कितना, इसको अगर A1 लिखूंगा तो ये एरिया कैसे हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ये भी A2 हो जाएगा और ये भी A2 हो जाएगा। तो टोटल का एरिया A1 प्लस A2 सेम है, A1 प्लस A2 ये सेम है। और इसका एरिया कितना है, A3 के बराबर है। तो यहां पर जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 का A3 से जो मल्टीप्लीकेशन होता है A2 के स्क्वायर के बराबर होता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, आपका सिमिलैरिटी से ये रेशियो निकल करके आ जाता है। A2 का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 और A3 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर इस वाले पार्ट का जो एरिया रहता है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये तो आपस में सेम होता है, तो इस वाले इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप भूलना नहीं भाई। ठीक है, चलो तो इसको यहां पर देख लो, ये इस तरह से है कि आपका जब भी इस तरह से फॉर्म होता है तो ये आपका A1 और A3 का जो एरियाज है इनका मल्टीप्लीकेशन A2 और A2 के मल्टीप्लीकेशन से बराबर रहता है। और इस तरह से ये आपका रिजल्ट निकल करके आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं प्री में, तो इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन अक्सर ही बनता है। अगर क्वाड्रिलेटरल को इन्वॉल्व करते हैं तो यही क्वेश्चन आपका जनरली फॉर्म होता है। ठीक है, चलो तो ये आपका एक और रिजल्ट हो गया क्वाड्रिलेटरल पे। इसके बाद आ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें हैं उसको भी देख लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका बेसिक सा है कि सामने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा रहेगा। सर्कल के अंदर में आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये बात याद रखना। ठीक है, आपने कहा सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल है तो ये इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें एक जो बात रहती है वो क्या रहती है कि A1 और A2 का जो रेशियो है, ठीक है, ये आपका इस तरह से, अगर ये A1 है और ये दूसरा वाला A2 है तो इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, कौन सा A1 है, ये आपका इस तरह से ये ट्राइंगल है, तो ये इसका अगर एरिया कितना है, A1 है, तो A1 आएगा कितना, हाफ AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा आएगा। और इसका एरिया कितना आएगा, हाफ CD साइन थीटा। तो A1 और A2 का जो रेशियो बनेगा वो कितना आ जाएगा, AB और CD के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रिजल्ट है। A1 A2 का जो रेशियो होता है वो AB अपॉन CD के बराबर होता है। इसको याद रखने की नीड नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इसमें AC और BD यानी कि जो डायगोनल्स हैं इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, D1 और D2 अगर इसके डायगोनल्स हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, सेम उसी तरह से AB और CD के, AB इंटू CD यानी कि आमने सामने वाली भुजाओं की, प्लस इस तरह से BC और AD के। ठीक है, तो ये BC और AD के ये बराबर हो जाता है। और डायगोनल्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं इस पे परपेंडिकुलर पे, तो फर्दर आपके रिजल्ट जो निकल करके आते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, AP स्क्वायर, मतलब सभी का पॉइंट्स जो वर्टिसेस हैं उससे जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 4R स्क्वायर के बराबर। या फिर साइड्स का जो स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर BC CD स्क्वायर DA स्क्वायर, ये 8R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर डायगोनल्स मीट करते हैं किस पे, परपेंडिकुलर पे, तो ये और रिजल्ट्स हैं जो ऐड हो जाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आमने सामने वाले एंगल्स का जो
योग है वो 180 है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी अगर इस तरह से फर्दर आपको रिजल्ट्स मिलता है क्वेश्चन में तो ये और आपसे पूछ सकता है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के केस में अगर आपको इस तरह से रेक्टेंगल दिया हो ABCD, तो रेक्टेंगल का ये वाला जो रिजल्ट है ये काफी यूज होता है कि किसी एक पॉइंट से अगर चारों रेक्टेंगल के पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ा जाए तो ये जो PA है, PC है, PB है और PD है, इनमें क्या रिलेशन रहता है। तो आप बोलना अपोजिट जो वर्टिसेस हैं, अगर A है तो ये C है, इनका जो स्क्वायर्स का सम होता है, यानी कि PA का जो स्क्वायर होता है और जो PC का स्क्वायर होता है, इनका जो सम होता है ये बराबर होता है किसके, PB के स्क्वायर के और PD के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर ये बराबर होता है PB के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक और रिजल्ट इसी तरह का आप देख लो, ये आपका ट्राइंगल पे बेस्ड रिजल्ट है, इसको मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो ट्राइंगल वाले रिजल्ट को स्किप करते हैं अभी। रोम्बस फॉर्म होता है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर आपका है तो इसके जब आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, यानी कि इस तरह से आपका रेक्टेंगल है, इसके जब मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपका रोम्बस फॉर्म होता है। ठीक है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर रोम्बस फॉर्म होता है। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर क्या होता है, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर स्क्वायर ही फॉर्म होता है, स्क्वायर से स्क्वायर बनता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया क्या होता है तो एरिया हाफ होता जाता है और जो साइड होती है वो बाई रूट 2 होती जाती है। ठीक है, तो एरिया हाफ हो जाता है, मतलब अगर बाहर वाला स्क्वायर कितना है, ऐसे स्क्वायर है, तो अंदर वाले का जो, अगर इसकी वैल्यू जैसे मान लो कुछ एरिया की वैल्यू A आई तो अंदर वाले एरिया की वैल्यू A/2 होगी, लेकिन आप अगर साइड निकालोगे तो बाई रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने बोला कि यहां पर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर रोम्बस फॉर्म होता है। और इसके बाद आपका क्या आता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो पैरेललोग्राम जो है इसके जब मिड पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो यहां से आपको पैरेललोग्राम ही फॉर्म होता है, ये सेम टू सेम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जब आप रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, तो रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाने से आपका ये रिवर्स वे में चलता है कि जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो रेक्टेंगल से रोम्बस फॉर्म होता है, रोम्बस से वापस से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, स्क्वायर से स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया तो स्क्वायर मिल जाता है, पैरेललोग्राम को मिलाया तो पैरेललोग्राम मिलता है, रेक्टेंगल को मिलाने पर रोम्बस फॉर्म होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को जैसे मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा भाई, तो ट्रेपीजियम के केस में जब इसके मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो यहां से भी पैरेललोग्राम ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है वो सबसे ज्यादा बार फॉर्म होता है, तो ये जीत जाता है इस तरह से। तो आपने कहा रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर रेक्टेंगल, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से स्क्वायर, ट्रेपीजियम से भी पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पैरेललोग्राम एक तरह से आपका सबसे ज्यादा बार बन रहा है तो ये जीत जाएगा, बाकी सभी इस तरह से हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सभी को समझ में आ गई। ओके, इसके बाद और आपका कोई बच रहा है फिगर, ये सारे फिगर्स इस तरह से हो गए। तो आपका स्क्वायर आया, स्क्वायर के मिड पॉइंट से स्क्वायर आया, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस फॉर्म हुआ, आपने कहा तीसरा वाला जो है ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, और ट्रेपीजियम ये आपने पढ़ा था, ट्रेपीजियम से भी पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। नहीं तो इस केस में ट्रेपीजियम आपका जो है वो मिड पॉइंट्स आपका वैरी करेगा, स्टिल वो पैरेलल साइड्स ही फॉर्म होंगी। ठीक है, बिल्कुल ट्रेपीजियम चेंज हो सकता है लेकिन उससे भी आपका जब आप उसको मिलाओगे ना तो भी आपका पैरेललोग्राम ही फॉर्म होता है। आप इसको करके देखना, चेंज होगा तो कितना भी आप चेंज करोगे जो साइड्स होंगे, मिड पॉइंट भी तो शिफ्ट होगा, जब साइड शिफ्ट हो जाएगी तो मिड पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। काइट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ कभी पूछा नहीं गया है और चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते हो। काइट का कॉन्सेप्ट ऐसे सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें कुछ होता नहीं है, मतलब ऊपर की साइड्स दो सेम रहती हैं, नीचे की साइड सेम रहती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है, नॉट इंपॉर्टेंट उसको आप कह सकते हो। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद और कोई पॉइंट आपको लग रहा हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। पुराने जो भी नोट्स मैंने कंप्लीट किए थे उसको एक साथ मैंने रख लिया है। तो काइट को लीव कर दो, काइट लीव करने के ही लायक है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, उस पर वेस्ट क्वेश्चंस भी नहीं फॉर्म होते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, कुछ एक दो रोम्बस जैसी प्रॉपर्टीज रहती हैं, ऊपर के दोनों सेम नीचे के दोनों सेम, बाकी रोम्बस जैसा होता है। अब तुम लोग इतना बोल दोगे तो फिर पूरा बनाना ही पड़ जाएगा। देख लो ये दोनों साइड्स कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। नीचे की साइड्स इस तरह से काइट रहता है ना थोड़ा सा, तो नीचे की साइड्स आपस में सेम होती हैं। तो इसके जो ये होते हैं, ये दो पार्ट्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं ये इस तरह से एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं बाइसेक्ट, तो मतलब ये वाला बाइसेक्ट होता है, ये बाइसेक्ट नहीं होता है। इसमें ये बड़ा अलग सा पॉइंट होता है, एक तो परपेंडिकुलर मीट करते हैं, दूसरा ये तो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होता है। लेकिन क्योंकि ये नीचे वाले लंबे हैं तो आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाला सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो ए बी सी डी। ठीक है, तो आपने कहा ए बी और ए डी ये आपस में बराबर है, ए बी और ए डी बराबर है। और यहां पर अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ बी और ओ डी आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा इसमें रेशियो रहता है, इसी साइड्स के रेशियो में ही ये आपका डायगोनल भी रहता है। एरिया आपका क्या आ जाएगा, आपको अगर डायगोनल्स दिए हो तो इसका एरिया हाफ टाइम्स d1 d2। जो मैंने बताया रोम्बस की काफी प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं, रोम्बस जैसी प्रॉपर्टीज रहती हैं, साइड इक्वल नहीं होती है बस। तो आपने कहा ये हाफ d1 d2 हो जाता है। ठीक है, सामने वाले एंगल्स एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो ये आपका जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होता है, ये एंगल A का ये एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल नहीं बराबर हो पाएगा क्योंकि ये साइड बड़ी है, तो फिर से वही चीज है आपका कि यहां पर चीज एंगल सेम रहता है, यहां पर एंगल सेम नहीं रहता है। एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होता है, लेकिन एंगल जो A है वो नॉट इक्वल टू एंगल C रहता है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और इसमें कुछ बच रहा है बताने के लिए काइट में। इसमें ये वाला जो डायगोनल होता है ना ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी रहती है इसकी कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। लॉन्गर जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है और स्मॉलर वाला एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि ये जैसे रोम्बस है तो नीचे वाले पार्ट को सिर्फ ऊपर के हाफ को इस तरह से रोक करके नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा क्या किया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। तो एक्सटेंड करने पर जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तो ये आपका काइट फॉर्म होता है। इसमें अब कुछ भी नहीं बच रहा है, आपको एरिया इसका मिल गया, इसकी साइड मिल गई, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम के केस में फिक्स है, पैरेललोग्राम मिलता है। ठीक है,